रात को 2 बजे भी अगर जगते हो और मस्तक पर से त्रिपुंड खत्म हो गया, मिट गया, मिट गया, श्री लगा है, मिट गया, रात को 2 बजे भी और उठ करके आईने में देखा कि तिलक मिट गया, उस समय भी बिना स्नान किए भी भस्म और त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। अगर 2 बजे के बाद आपकी मृत्यु होती है और यमलोक में जाते हैं तो फिर आपके शरीर की ये प्रामाणिकता हो जाएगी कि नहीं, ये व्यक्ति भगवान का परम उपासक है। तिलक धारण होना ही चाहिए। आपका मस्तक तिलक विहीन मतलब श्रीहीन। यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्न तं देवी विबाधते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। चंद्रवार, आज के वार के अधिपति चंद्रमा और उनसे संबंधित कार्यक्रम, बहुत विशाल कार्यक्रम और बहुत महत्वपूर्ण। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए। मुझे अपने आप पे हंसी आती है कि मैं कैसा आदमी हूं जिसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कहने को तो हो गए हैं, पर आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि आज भी मेरे चैनल के व्यू 500 हो जाते हैं, कार्यक्रम के 1000 हो जाते हैं। मतलब ये, अब मुझे इसमें ये लगता है, क्योंकि कई बार लोग शिकायत ये करते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो हो सकता है कि ये यूट्यूब की कोई अंग्रेजी लोग हैं भाई और उनकी ये स्थिति है, तो उन पे विश्वास तो नहीं किया जा सकता कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, तो वीडियो पहुंचे ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये भी बात सोचता हूं कि बाकी के लोगों के तो कार्यक्रम चलते हैं, मेरे ही नहीं चलते। तो हंसी आती है कि तो क्या ही कहूं, पर फिर भी, और इस पे कभी बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बात कहूंगा कि कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए और प्रत्येक दिन देखा करिए। अगर रोज दिन कार्यक्रम नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा होगा कि अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करने पे शायद नोटिफिकेशन आने लगता है। आइए विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है। किमद्रुम पे आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लोगों की कुंडली में जो चंद्रमा अकेले अकेले हो जाते हैं तो कई बार उन्हें ये भ्रम हो जाता है, या कई बार ऐसी हो जाती है स्थिति कि नहीं, मेरी कुंडली में किमद्रुम दोष लगा है। पर इसे किमद्रुम भंग योग, चंद्रमा कब किमद्रुम लगाते हैं, कब वो भंग होते हैं और कैसा वो परिणाम करते हैं, आज का पूरा कार्यक्रम इस पे विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं शुक्ल पक्ष के अष्टमी। मैंने तो लगभग 1000 बार ये बात कही है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इसमें से वो पूर्णेंदु कहे जाते हैं। और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से पहले और कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी तिथि के बाद, मतलब कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के बाद और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा क्षण चंद्रमा कहे गए हैं। ये पापक चंद्रमा होते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति हो गई। आश्रित्य चंद्रस्य बलाबलानि ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभाशुभानि। आचार्य लिखते हैं कि चंद्रमा पर ही सारे ग्रहों का फल निर्भर करता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में और एकादशवें में बैठे हैं तो ये अतिरिक्त बलवान हो जाते हैं। या इन भावों के बैठे चंद्रमा पक्ष के बल से थोड़े बहुत कमजोर होने के बावजूद भी जातक को फल दे जाते हैं। क्लियर है? बात करेंगे कि कब कब चंद्रमा को किमद्रुम दोष लगता है और कब सबसे महान किमद्रुम दोष लगता है। किमद्रुम दोष ठीक नहीं माना गया है। इसमें सबसे ज्यादा तो लड़ाई आपकी अपने से ही हो जाती है, और अपने से ही, अपने भाई बहन से नहीं, आपके कुटुंबजनों से नहीं, आपके अपने मन से। क्योंकि चंद्रमा को मनस्तु हीतगु कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातः। यहां जब आप स्वयं से ही लड़ रहे हैं
तो आपका आत्मविश्वास तो पहले ही छितराया हुआ है, तो वो तो डगमग डगमग पहले ही कर रहा है, तो वो क्या किसी के सामने प्रस्तुत होगा। और चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, तो यहां अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में प्रभावित हो गए तो आप ये मान लीजिए कि आपका वर्तमान प्रभावित हो रहा है। इस वजह से भगवान हमें चंद्रमा को निश्चित रूप से अगर ठीक करना है तो हमारे वर्तमान पे हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाना चाहिए। हमारा वर्तमान कितना सुरक्षित है, हम वर्तमान को कितना बेहतर बना रहे हैं, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। और कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा वर्तमान के सूचक हैं, क्योंकि ये सभी राशियों पे जल्दी जल्दी घूम जाते हैं, तीव्रगामी ग्रह हैं, और कई बार तो ये शनि के मृतप्रायः दोष को भी समाप्त कर देते हैं, इनमें इतनी बल होती है स्थिति। तो चंद्रमा जो हैं वो बड़े ही निर्णायक ग्रह होते हैं, और यही सूर्य को भी बल देते हैं, यही सूर्य को भी शीतलता देते हैं, यही गुरु को भी गजकेसरी बनाने का योग देते हैं और आज्ञा देते हैं, यही मंगल को रुचक और शुक्र को मालव्य देने की योग्यता और क्षमता देते हैं। अगर इनमें कमजोरी आ जाएगी तो सारे के सारे राजयोग आपके धरे के धरे रह जाएंगे। बात करते हैं कब बनता है सबसे खराब किमद्रुम, कब बनेगा? 12वें, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, भयंकर खराब दोष। उसके बाद अष्टम, अगर अष्टम में बैठ गए, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, किमद्रुम। पर एक बात और भी होगी कि किमद्रुम कब नहीं माना जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। 6वें स्थान में आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, किमद्रुम लग गया, लेकिन इन 3 भावों में, दूसरा 10वें स्थान में आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, किमद्रुम लग गया। 7वें स्थान में बैठ गए, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, किमद्रुम लग गया। लेकिन ये किमद्रुम लग गया, मजबूत और खराब किमद्रुम कब कहेंगे? जब यहां चंद्रमा बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, जहां जहां मैंने कहा है, यहां कहा है, यहां कहा है, यहां यहां यहां, इन भावों में चंद्रमा बैठे हैं, और अगर इनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं तो किमद्रुम लग गया। लेकिन सबसे भीषण किमद्रुम कब होगा? कि जब यहां से केंद्र में कोई ग्रह नहीं, यहां का भाव भी खाली है, यहां का भाव भी खाली है, यहां का भाव भी खाली है, तो यह भीषण किमद्रुम हो गया। इसमें और भी ज्यादा भीषण किमद्रुम कब लग गया? कि इस पे कोई भी ग्रह देख नहीं रहा। मान लीजिए गुरु यहां नहीं बैठे हैं, आपकी चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, शुक्र की दृष्टि नहीं है, ये दोनों ग्रह तो 4-4 7-7 दृष्टि लेके बैठे हैं, शनि की दृष्टि नहीं, कोई भी ग्रह उन पे देख नहीं रहा, तो ये किमद्रुम और भी ज्यादा खतरनाक और खराब हो जाता है। इसमें भी किमद्रुम और खराब कब होगा भाई? तो और खराब तब हो जाएगा जब वो पक्ष के बल से भी हीन है, मतलब कृष्ण पक्ष के अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या तक का जन्म है, और ये सारी ही स्थितियां चंद्रमा भुगत रहे हैं, तो ये व्यक्ति को विक्षिप्त, पागल और मानसिक रोगी बना देते हैं, और फिर इसका झगड़ा स्वयं से हो जाता है। वही झगड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये वही लोग होते हैं जो शराब, नशा, पागल खाने, जुआ, सट्टा, लॉटरी, नुकसान, मन का नियंत्रण न करना, परिस्थिति को समझना नहीं, नियमित दिनचर्या का पालन न करना, नुकसान व्यापार में उठाना, ब्राह्मणों को अनादर में लेके जाना, वैश्य को अनादर की दृष्टि से देखना, समाज के किसी भी व्यक्ति से अपना संबंध और पाला न रखना, अकेले एकांत है, निठल्ला है, गंदा है, ये बड़ा खराब होता है। और चाहे आप कितने ही राजा के घर में जन्मे हैं, आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। और जब ये चंद्रमा एक्टिव हो जाए और ये इतने सारे दोषों के साथ बैठे हैं, तब तो आपका रखा हुआ धन भी नष्ट कर देते हैं, तब तो आपको अपनी पूंजी ही आपके काम नहीं आती है। और एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि हम लोगों को भले लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, पर ये बहुत होता है, आप माने ना माने। ज्योतिष जैसा विषय हर उस जीव को प्रभावित करता है जो इसमें विश्वास करे या ना करे। वो अपना काम कर रहा है, दूध गर्म है, अग्नि गर्म है, हाथ डालेंगे तो जलेगा ही जलेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा। योग्यता, क्षमता और ज्ञान आपको अग्नि से बचा देती है। समुद्र में आने वाली तूफानों से आप बच जाते हैं, नहीं है तो डूबेंगे और जलेंगे। ये ग्रह हमें ये बताते हैं कि हमारा मित्र और हमारा शत्रु कौन है, कब हमें सावधान और कब हमें आराम से रहना है। तो ये तो खराब किमद्रुम हो गया। ये और भी खराब कब हो जाए, इसकी डिग्रेडेशन और भी ज्यादा नीचे कब चली जाएगी? जब ये नवमांश चक्र में भी ऐसे ही नितांत कमजोर पड़े हों, नीच राशि में बैठे हों, शत्रु की राशि में बैठे हों,
अस्त हो गए हों, चंद्रमा सूर्य के सन्निकट आ गए हों। एक बात और बताता हूं, जो नया सिद्धांत है, मैंने कभी नहीं बताया अपने कार्यक्रम में। चंद्रमा के ठीक पीछे अगर सूर्य बैठे हों और चंद्रमा के ठीक आगे अगर सूर्य बैठे हों, और अगर वो उस कुंडली के लिए काहे नहीं पंचमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश होते हो, उनका बल भी कमजोर हो जाता है। वो फिर राजयोगों के परिणाम देने से वंचित हो जाते हैं। है ना नई बात? और इस पे मैंने एक और सिद्धांत बताया था, जो आचार्य पाराशर का सिद्धांत था। उसमें उन्होंने, भगवान ने लिखा कि चंद्रमा अगर जहां बैठे हैं वहां से चौथे, सातवें और 10वें घर में अगर सूर्य बैठे हैं तो ये व्यक्ति के बुद्धि को कमजोर कर देते हैं, तर्क बल, ज्ञान बल, आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। दूसरे, चौथे, 7वें और 10वें, फिर व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो बात मैंने कही, चंद्रमा से 12वें सूर्य योग कारक होने के बावजूद, जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, इन सभी लग्नों में सूर्यदेव को अच्छा भाव मिला होता है। लेकिन अगर इस भाव में, इस लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से ठीक दूसरे घर में सूर्य और ठीक 12वें घर में सूर्य हो जाएं, तो योग कारक होने के बावजूद भी वो परिणाम देने से वंचित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इतनी क्षमता सूर्य में है या चंद्रमा में है। इसी वजह से मैंने पूर्व में बात कही थी कि ये चंद्रमा सूर्य को भी कहते हैं कि हाँ तुम परिणाम दो। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, और ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, ग्रंथ की बात है। ये आपके चंद्रमा केमद्रुम से पीड़ित हो गए, केमद्रुम हो गया, इनको दोष लग गया। अब बात करते हैं ये भंग कब होता है। कब होता है? तो भंग कब होगा? अगर चंद्रमा उच्च के बैठे हों। क्लियर है? अगर चंद्रमा से चौथे, 10वें, 7वें कोई ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह, फर्क नहीं पड़ता वो शनि है या मंगल है या राहु केतु है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, राहु केतु के बारे में थोड़ा सा संशय हो जाएगा। दूसरा, त्रिकोण में बैठे हो तो भी चलेगा। राहु अगर मान लीजिए कुंभ राशि में बैठे हैं तो अच्छा हो जाएगा, फिर काफी हद तक उससे सहूलियत मिल जाएगी। पूरा तो नहीं, पर काफी हद तक कुछ सहूलियत जातक को दे देंगे। तो केंद्र में कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, चौथे कोई ग्रह बैठ गया, 7वें, पंचम, नवम, 10वें कोई ग्रह बैठ गया। उसके बाद उस पे एक से अधिक ग्रह की दृष्टि जाती हो तो ये कैसे होगा? मान लीजिए चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ गई, यहां शुक्र बैठ गए, यहां मंगल बैठ गए, यहां शनि बैठ गए, तो चंद्रमा पे एक से अधिक ग्रह का प्रभाव पड़ गया। इसका अर्थ है कि वो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पक्ष के बल से कमजोर हैं, तो अगर इतने बल उनको मिल रहे हैं, चंद्रमा पे जितने ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, ये चंद्रमा बलवान होंगे और ये केमद्रुम भंग होकर के कल्पद्रुम योग बन जाएगा। ये फिर ये राजयोग बन जाता है। इस कार्यक्रम को जरूर फैलाना चाहिए और लोगों तक भेजने का काम करना चाहिए। ये चंद्रमा यहां से भंग हो गए। अब इसके बाद अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के नवांश चक्र में, अपने नवांश में बैठे हैं, या तो उच्च के नवांश में हैं, वृष राशि में नवांश में बैठे हैं, या तो कर्क राशि में बैठे हैं, या तो फिर सूर्य के साथ, गुरु के साथ, मंगल के साथ बैठे हैं, किसी से तो इनकी मैत्री होती है, शत्रुता तो है नहीं, लेकिन शनि की राशि में ना हो, मकर कुंभ में होते हैं तो थोड़े नुकसान देते हैं, वृश्चिक राशि में ना हो, मतलब नीच की राशि में ना हो, तो भी ये चंद्रमा आपके केमद्रुम को भंग करने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। और ये फिर आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, गुण, सुख, सौख्य, आनंद, संसाधन और साधन से भरने वाले हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रही होगी बात? मतलब अगर ऐसे चंद्रमा बैठे हैं जिन पे एक से अधिक ग्रहों का प्रभाव है, अगर वो आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से चौथे, 10वें कोई बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, फिर भी वो पक्ष बल से अगर कमजोर हैं, और साथ ही साथ अगर इस चंद्रमा के ठीक पीछे मंगल, गुरु, शुक्र, बुध आदि ग्रह बैठे हैं, तो ये तो एक तरीके से राजयोग ही बन जाता है। तो कहने का अर्थ इतना सा था कि आप अपने चंद्रमा को समझ जाइए, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि आपके चंद्रमा कितना आपको देने वाले बन रहे हैं। और ये बात मैंने जो कही है ये प्रामाणिक है, कोई ऐसे हवा में मैंने तीर नहीं मारा है। तो केमद्रुम को आपने समझ लिया, केमद्रुम भंग कैसे होता है ये समझ लिया, और कब वो केमद्रुम भंग कल्पद्रुम बन के राजयोग बन जाता है ये भी समझ लिया। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास ने कहा शिव पुराण में कि
जिस व्यक्ति के शरीर पर रुद्राक्ष होता है उसे सबसे पहले तो अकाल मृत्यु से उसकी सुरक्षा होती है और साथ ही साथ उसकी गति कभी खराब नहीं होती है। रात को 2 बजे भी अगर जगते हो और मस्तक पर से त्रिपुंड खत्म हो गया, मिट गया, मिट गया, श्री लगा है, मिट गया, रात को 2 बजे भी और उठ करके आईने में देखा कि तिलक मिट गया, उस समय भी बिना स्नान किए भी भस्म और त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। अगर 2 बजे के बाद आपकी मृत्यु होती है और यमलोक में जाते हैं तो फिर आपके शरीर की ये प्रामाणिकता हो जाएगी कि नहीं, ये व्यक्ति भगवान का परम उपासक है। तिलक धारण होना ही चाहिए। आपका मस्तक तिलक विहीन मतलब श्रीहीन, तिलक रखिए अपने मस्तक पे। ये आपकी परंपरा है, ये पुरखों का आशीर्वाद है, ये सिंहासन है जिस पे आप बैठते हैं, उसका ये मुकुट है। आपके मस्तक का तिलक आपकी शोभा बढ़ाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।